दोस्तों, अमीरों के चेहरे पर कभी मुस्कान नहीं होती। कहना है कि अमीरों के चेहरे पर कभी मुस्कान नहीं होती, गरीबों के चेहरे पर कभी थकान नहीं होती। सब खरीद सकती है दौलत इस दुनिया में। कहना है कि सब खरीद सकती है दौलत इस दुनिया में, पर शुक्र है मुस्कुराहट कभी किसी की गुलाम नहीं होती। पर शुक्र है मुस्कुराहट कभी किसी की गुलाम नहीं होती। दोस्तों, इसी वाणी के साथ एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों, जैसा कि बोर्ड पर आपको नजर आ रहा है, आज मैं बात करने वाला हूं सुपर टीईटी पाठ्यक्रम जो आपका 2022 में आने वाला है वैकेंसी। उस वैकेंसीज के ऊपर कुछ लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन इस बात का था कि इसमें क्या क्या सब्जेक्ट आते हैं, कैसे कैसे आते हैं, कितने नंबर का कौन सा सब्जेक्ट होता है, इन सभी के बारे में मैं विस्तृत रूप से आज चर्चा करूंगा। ठीक है, मैंने एक भी टॉपिक इसमें छोड़ा नहीं है। कुछ चीजें यहाँ लिखी गई हैं, कुछ नहीं लिखी गई हैं, बट आप घबराइएगा मत, सारी चीजों को मैं यहाँ बताऊंगा आज। ठीक है, बेहतरीन तरीके से मैंने उस सिलेबस को लिखा हुआ है, कौन से सिलेबस से कितनी चीजें आती हैं उसको मैं बेहतरीन तरीके से डिफाइन करूंगा। एक चीज मैं आपसे कहना चाहूंगा, आप सभी जानते हैं कि आपका उद्देश्य, जैसे अगर आप डीएलएड बीएड कर रहे हैं तो ठीक है, आपका उद्देश्य यह नहीं है कि आप मार्कशीट को लेके जो है अपने बॉक्स में या घर रख लीजिए। नहीं, आपका उद्देश्य है, आपके माँ बाप का परम उद्देश्य होता है कि अगर मेरा लड़का बीएड बीटीसी कर रहा है तो भविष्य में चलकर वह शिक्षक बनेगा। ठीक है, आपका यही मेन सपना होता है। अगर आपने डीएलएड में एडमिशन लिया है या बीएड में एडमिशन लिया है तो आपको इस बात से अवगत होना पड़ेगा भैया। ठीक है, कभी इससे बचकर आप नहीं जा सकते। अगर आप चाहें कि मैं इससे बचकर निकल जाऊं तो कदापि यह संभव नहीं है कि आप इससे बचकर निकल सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए आज का यह जो सेशन है यह सभी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। चाहे आपका प्रथम सेमेस्टर हो, चाहे फाइनल सेमेस्टर हो, आपका कोई भी सेमेस्टर हो, या आप बीएड कर रहे हैं, चाहे आपका प्रथम ईयर हो या सेकेंड ईयर हो, आपसे उससे नहीं मतलब है, बट आपको इस सिलेबस के बारे में ज्ञान होना अति आवश्यक है। यह एकदम 100% है। ठीक है, तो एक एक चीज को आप समझते हुए चलेंगे, अन्यथा की स्थिति में जाहिर सी बात है कि आप समझ सकते हैं। ठीक है, देखिए हमने पहली चीज लिखा गया है यहाँ कि सुपर टीईटी। पहली चीज आप जानिए कि सुपर टेट क्या होता है। ठीक है, सुपर टेट क्या होता है? सुपर टेट आपका होता है जब आप यूपी टेट देने के बाद जब आपके यहाँ वैकेंसी आती है तो आप सुपर टेट क्वालिफाई करके आप टीचर बनते हैं। ठीक है, हमने लिखा है सुपर टीईटी पाठ्यक्रम, नीचे यूपी पीआरटी। हमारे यहाँ हम प्राथमिक शिक्षक को हम पीआरटी के जो है शब्द में भी कह सकते हैं कि हम इसे पीआरटी भी कहते हैं। ठीक है, तो सुपर टीईटी, आप जब सुपर टीईटी क्वालिफाई करते हैं तो इस क्वालिफाई के बाद आप प्राथमिक विद्यालय में अपने आप को शिक्षक के रूप में अस्थायी करते हैं। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। दूसरी चीज यहां लिखी गई है कि यूपी सहायक शिक्षक भर्ती की अधिसूचना कब जारी होगी। ठीक है, यह देखिए एक संभावना जताई जा रही है। अभी अगर कहा जाए तो जितने भी यूट्यूबर हैं यह सत्य नहीं बताते हैं, चूंकि वह सरकार नहीं है, यह आने वाली सरकार तय करेगी कि कब तक जारी होगा। एक चीज आप जानते हैं कि पहले से यह निर्धारित था कि चुनाव के पहले वैकेंसी आएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कारण यह था कि आप जानते हैं कि जो यूपी टेट का एग्जाम था वह एक बार लीक हुआ था। अब लीक हुआ था कि क्या हुआ था, अब यह मत कहिएगा। ठीक है, लेकिन आपका पेपर जो है वह स्थगित किया गया था। दूसरा एग्जाम आपका 23 जनवरी को हुआ, वह सकुशल संपन्न हुआ है और 25 तारीख को आपका रिजल्ट आएगा, 25 फरवरी को। लेकिन हमारे यहाँ तो आचार संहिता लगी हुई है, ऐसा तो है नहीं कि आचार संहिता में भर्ती आपकी आएगी, कदापि ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, कभी भी आचार संहिता में भर्ती नहीं आती। हाँ, अगर इसका जियो पहले से जारी हुआ होता तब उम्मीद की जा सकती थी कि वैकेंसी आएगी, बट ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी जियो जारी नहीं हुआ है। तो आप यह जान लीजिए कि अगर यह वैकेंसी आती भी है तो यह सत्यता के साथ मैं कह रहा हूं कि अप्रैल से मई तक, ठीक है, अप्रैल से मई तक आपकी वैकेंसी आने की प्रबल संभावना है। ठीक है, यहां लिखना थोड़ा सा असहज महसूस इसलिए करता हूं क्योंकि जब लिखता हूं तो थोड़ा सा समय ज्यादा लगता है। मैं ऐसे ही बताते हुए चलूंगा, बेहतरीन तरीके से आप समझते हुए चलेंगे। ठीक है, यह जानिए कि अप्रैल से मई तक जो है यह भर्ती आने की प्रबल संभावना है। भैया एक चीज जानिए कि 10 मार्च को आपकी सरकार बन जाएगी, किसी की सरकार बनती है उससे मुझे फर्क नहीं है। ठीक है, जब 10 मार्च को सरकार बन जाती है तो अप्रैल से मई के बाद जो है भर्ती जारी होने की प्रबल संभावना है। अब आपके मन में आ रहा होगा, अगर सपोज दैट की मैं बात करूं कि अप्रैल से मई तक अगर आपका जो यह भर्ती है
वह जारी कर दिया जाता है तो एग्जाम कब होगा, सबके मन में यह डाउट आ रहा होगा, ठीक है। लेकिन एक चीज जानिएगा कि अगर अप्रैल से मई तक आपका जो यह भर्ती प्रक्रिया है शुरू की जाती है, ऑनलाइन वगैरह शुरू किया जाता है, तो यह जान लीजिए कि जून से जुलाई या अगस्त, ठीक है, जुलाई या अगस्त, ठीक, जुलाई या अगस्त तक आपकी परीक्षाएं यह निश्चित तौर पर करा ली जाएंगी। क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे यहाँ शिक्षक के पद बहुत सारे खाली हैं। जब शिक्षकें नहीं है तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं कर सकते। तो यह जान लीजिए कि जुलाई से अगस्त तक यह परीक्षा 100% करा करके तत्काल फाइनल की जाएगी, ठीक है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, अभी तक आप जानते हैं कि यूपी टेट देने के बाद लोग मस्त हैं, घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, इस समय शादी विवाह का माहौल भी चल रहा है, ठीक है। बट एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, कभी भी अपने पढ़ाई के साथ आप नजरअंदाज मत कीजिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं, आपको लगता है, कुछ लोग होंगे, ठीक है, आपको बरगलाने वाले जरूर होंगे, कहते होंगे यार अभी तो वैकेंसी का कुछ पता नहीं, थोड़ा सा घूम लेते हैं। अगर आपके मन में यह भावना आई तो कहीं ना कहीं आप अपने के साथ खिलवाड़ करते हैं, ठीक है। कभी भी यह मत सोचिएगा, क्योंकि यार जब आप यह जान लीजिए, अगर आप प्राथमिक विद्यालय के टीचर बनते हैं तो आप अपने आप को यह जान लीजिए कि एक प्राथमिक विद्यालय का टीचर से अगर कंपैरिजन किया जाए उससे अपर लेवल में जो होते हैं, कहीं ना कहीं भी यह योग्य होता है। क्योंकि जब आप जानते हैं, अगर टीजीटी पीजीटी अगर देखा जाए, ठीक है, तो उसमें एक सब्जेक्ट होता है, लेकिन एक सब्जेक्ट पढ़कर टीजीटी पीजीटी का टीचर बन सकता है। लेकिन अगर हम प्राथमिक विद्यालय की बात करें तो यहाँ 14-14 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। यह आसान बात नहीं होता है, ठीक है। अपने आप को क्रीम बनाना है, ठीक है, क्रीम बनाना है। जैसे हम दूध से मक्खन निकाल लेते हैं, उसी प्रकार से हमें अपने आप को निखारना है। अगर हम उस तरह से नहीं निखारते, यार मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं बोलने में, ठीक है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप इस भीड़ में पीछे हो जाएंगे। जरा सा आप विचार करें, अभी जब हमारा यूपी टेट हुआ है तो 22 लाख अभ्यर्थी उसमें पार्टिसिपेट किए हुए थे। उस 22 लाख अभ्यर्थी, जाहिर सी बात है कि 22 लाख जितने भी क्वालिफाई होंगे, अब ये मैं नहीं कहता हूं कि इतने क्वालिफाई होंगे, सपोज दैट कि मैं अगर बात करूं तो कम से कम 8 से 10 लाख अभ्यर्थी जो है क्वालिफाई करेंगे। 8 से 10 लाख अभ्यर्थी में अगर आपकी वैकेंसी आती है जो है 97,000 आती है, तब तो ठीक है, मेरिट थोड़ी सी लो जाएगी। बट अगर 17,000 या 51,000 आती है तो मेरिट कितनी जा सकती है, आप स्वयं समझदार हैं, समझ सकते हैं। तो आपको 17 सब्जेक्ट पढ़ने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगा, यह जान लीजिए। लेकिन यह घबराइएगा मत यार, 17 सब्जेक्ट है, अरे बाप रे बाप, हमको 17 सब्जेक्ट पढ़ना नहीं। अगर आपके मन में यह निगेटिविटी आ गई तो कहीं ना कहीं आप पीछे हो जाएंगे। यार हमें डटकर सामना करना है, हमें भागना नहीं है। हमने बीएड इसलिए किया है कि हम टीचर बनेंगे, बीटीसी हमने इसलिए किया है कि मैं टीचर बनूंगा, ठीक है। अगर आप इसको देखकर भाग गए तो यार अब क्या कहें, ठीक है। देखिए आगे हमने लिखा है कि योग्यता क्या होनी चाहिए, आपने इसे समझा, योग्यता क्या होनी चाहिए। योग्यता के बारे में हर किसी को पता है, थोड़ा सा इस पर मैं जरूर बताना चाहूंगा। योग्यता पहली प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए कि आपको बीएड बीटीसी डीएलएड जो भी है, डीएड वगैरह या बीएलएड जो भी करते हैं, आपको यह क्वालिफाई होना चाहिए। कुछ लोग होंगे, मैंने यहां नीचे लिखा है कि योग्यता जो होनी चाहिए वह डीएलएड बीएड बीटीसी होनी चाहिए। बट उसमें एक कंडीशन आपकी आती है, टेट और सीटेट, सॉरी हाँ, टेट और सीटेट की, ठीक है। एक चीज आप ध्यान दीजिएगा कि अगर आपको जो है प्राथमिक विद्यालय का शिक्षक बनना है, ठीक है, तो आपको प्राथमिक विद्यालय का टेट या तो सीटेट क्वालिफाई होना अनिवार्य है, ठीक है। आपकी डिग्री जो है आप बीएड बीटीसी कर चुके हैं, लेकिन अगर आप टेट नहीं पास हैं, ठीक है, अगर आप टेट नहीं पास हैं या सीटेट नहीं पास हैं तो आप प्राथमिक विद्यालय के टीचर नहीं बन सकते हैं। क्योंकि पहली प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए टेट और सीटेट क्वालिफाई करना, ठीक है। आपके मन में आ रहा होगा, कुछ लोग मेरे भाई ऐसे हैं जो जो अभी टेट हुआ है उसमें अपने आप को असहज महसूस कर रहे होंगे, आंसर की वगैरह मिलाकर थोड़ा सा उनको लग रहा होगा कि नहीं मैं नहीं पास होऊंगा। तो यार आपको घबराने की जरूरत नहीं, अभी हमारे पास उम्मीद है कि सीटेट जरूर आएगा, ठीक है। अगर आपने यूपी टेट में अच्छा नहीं कर पाए तो आप दोस्त जो है आप सीटेट में बेहतर करने का प्रयास करें। एक ही जो है एक क्वालिफाई करना आपको अनिवार्य है, या तो आप टेट क्वालिफाई करें या सीटेट क्वालिफाई करें, ठीक है। बट अगर देखा जाए तो एक अभी उम्मीद यह की जा सकती है, मैं 100% तो नहीं कह सकता, लेकिन 80% मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि सीटेट आपका जरूर आएगा। आप सीटेट में बेहतरीन प्रदर्शन करके आप इस जो है सुपर टेट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। तो बीएड बीटीसी के साथ आपको जो है टेट और सीटेट क्वालिफाई करना अनिवार्य होगा, ठीक है। प्राथमिक विद्यालय का टेट, ऐसा नहीं कि आप जो है जूनियर का टेट पास करके हम इसमें जा सकते हैं, नहीं।
आपको प्राथमिक विद्यालय का टेट पास करना पड़ेगा। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। अच्छा, कुछ का कंफ्यूजन यह है कि एक होता है एनआईओएस या दूरस्थ शिक्षा जो करते हैं, एनआईओएस से डीएलएड कुछ लोग किए होंगे। थोड़ा सा अगर उनके ऊपर बात किया जाए तो क्या वो इस भर्ती में एलिजिबल हैं? अगर पिछला रिकॉर्ड देखा जाए, जो पिछली वैकेंसी अभी 1700 पदों पर जूनियर की आई थी, अगर उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो जो एनआईओएस वाले हैं वह भी इस भर्ती में एलिजिबल हैं। लेकिन मैं इस पर पूरे दावे के साथ नहीं कह सकता हूं कि यह जो भर्ती आएगी ये लोग इसमें एलिजिबल होंगे। क्यों? क्योंकि यह तब तक नहीं कहा जा सकता जब तक सुपर टेट का नया जियो जारी नहीं हो जाता या जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ जाता, तब तक इस पर किसी यूट्यूबर के द्वारा या किसी शिक्षक के द्वारा यह नहीं कहा जा सकता कि एनआईओएस वाले एलिजिबल होंगे। ठीक है, फिलहाल के लिए आप अपनी तैयारी जारी रखें, कुछ कहा नहीं जा सकता, आपको भी इस भर्ती के लिए एलिजिबल किया जा सकता है। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। अच्छा, एक चीज और आया है, क्या अपेयरिंग वाले भी भर सकते हैं? अच्छा, अभी एक आप जानते हैं कि अगर आप टेट सीटेट दे रहे हैं तो आप अगर अपेयरिंग में बीएड बीटीसी कर रहे हैं तो आप टेट और सीटेट दे सकते हैं। बट अगर एक कंडीशन देखी जाए, हम सुपर टेट की बात करें तो अगर आप टेट पास हैं, अपेयरिंग में करके आपने टेट पास कर लिया, ठीक है, अगर आप सुपर टेट देना चाहें, अब जैसे बीएड बीटीसी अगर आपकी अपेयरिंग है, ठीक है, तो आप इस भर्ती के लिए एलिजिबल नहीं माने जाएंगे। ठीक है, आपकी जो क्वालिफिकेशन योग्यता है वह पास होनी चाहिए, आपको पास होना चाहिए। अगर आप अपेयरिंग में हैं तो आप इस भर्ती से बाहर हैं। ठीक है, यह सत्य है, इसमें नए नोटिफिकेशन से कोई मतलब नहीं है, यह हमेशा यही होता आया है, तो आज भी वही होगा कि अगर आपकी अगर वैकेंसी आ जाती है और आप अपेयरिंग स्टूडेंट के तहत आते हैं तो आप इस भर्ती से बाहर कर दिए जाएंगे। ठीक है, हाँ, आपका टेट सीटेट उससे मुझे नहीं मतलब है, बट आपका जो क्वालिफिकेशन है वह पास होना चाहिए, अपेयरिंग में है तो आप बाहर हैं। ठीक है, चलिए, सबसे बड़ा सवाल आपका आ रहा था, आयु सीमा क्या होनी चाहिए? आयु सीमा मींस अगर देखा जाए तो जो आपकी आयु सीमा होनी चाहिए वह जनरल ओबीसी एससी एसटी के लिए कुछ जो है माइन्यूट सा अंतर होता है, कुछ को छूट दी जाती है। जैसे अगर हम दिव्यांग की बात करें तो दिव्यांग स्टूडेंट के लिए कुछ छूट दी जाती है। अगर देखा जाए तो इसे मैं थोड़ा सा यहां लिखूंगा, अगर देखा जाए तो अधिकतम आयु जो आपकी होनी चाहिए, ठीक, अगर हम बात करें अधिकतम आयु की, अगर जो होनी चाहिए वह 40 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, अधिकतम आयु जो होगी वह 40 वर्ष होगी। ठीक, अधिकतम आयु आपकी 40 वर्ष होगी। और न्यूनतम की अगर हम बात करें, ठीक है, अगर हम न्यूनतम की बात करें, न्यूनतम की अगर हम बात करें तो आपकी क्या होनी चाहिए? 21 वर्ष होनी चाहिए। लेकिन अगर हम यही बात करें जनरल एससी और एसटी ओबीसी की, ठीक है, ओबीसी, यहां ध्यान देंगे, ओबीसी एससी और एसटी की अगर हम बात करें तो जो ये कैंडिडेट होते हैं इनको 5 वर्ष की छूट दी जाती है। ठीक है, 5 वर्ष की, 5 वर्ष की, थोड़ी सी राइटिंग आप समझेंगे, 5 वर्ष की छूट होती है। लेकिन अगर वहीं हम दिव्यांग स्टूडेंट की बात करें, जैसे जो हैंडीकैप होते हैं, अगर हम उनकी बात करें तो उनको 15 वर्ष की छूट दी जाती है। ठीक, उनको क्या होता है? 15 वर्ष की छूट दी जाती है, ये दिव्यांग स्टूडेंट के लिए है। ठीक है, इतनी बातें, थोड़ा सा लाइट आज आपको ज्यादा आ रही होगी, क्योंकि लाइट ज्यादा लग गई है तो कभी कभी होता है, यह समस्या आपको होती है, बट आप उस पर ध्यान नहीं देंगे। मैंने जो लिखा है यहाँ स्पष्ट तौर पर आपको दिख रहा है। ठीक है, वह 5 वर्ष की छूट आपकी होनी चाहिए। यह 5 वर्ष की छूट एससी और ओबीसी की होती है, और 15 वर्ष की छूट जो होती है वह दिव्यांग स्टूडेंट के लिए होती है। इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी बेहतरीन तरीके से। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, वीडियो पसंद आता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इसी तरह से लेटेस्ट अपडेट मैं आपके सामने देता रहता हूं। ठीक है, अच्छा, आगे अब देखिए, यहां से अंकों का विवरण हमारा चालू होता है, किस सब्जेक्ट से कितने नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 14 सब्जेक्ट आपको पढ़ना था। ठीक है, 14 सब्जेक्ट आपको पढ़ना था। आपने जो है जब टेट और सीटेट दे रहे थे तो आपने 5 सब्जेक्ट को अपना क्लियर किया है, बट अभी तो आपको बहुत पढ़ना है। ठीक है, उस 5 सब्जेक्ट में और भी चीजें जुड़ जाती हैं। ठीक है, उस 5 सब्जेक्ट में और भी चीजें जुड़ जाती हैं, क्या क्या जुड़ता है आपके सामने लिखा है। देखिए, यहां कहा गया है, इसे मैं थोड़ा सा इरेज कर रहा हूं। देखिए, पहला सब्जेक्ट यहां लिखा गया है कि सुपर टीईटी परीक्षा पैटर्न 2022 अंकों का विवरण। यहां से अंकों का विवरण चालू होता है। देखिए, यहां मैंने पहला लिखा है हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत।
अगर हम इन तीनों की बात करें तो यह तीनों अनिवार्य होता है। अभी तक आपने टेट सीटेट दिया है, वहां पर आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करने के लिए आता है, बट यहाँ लैंग्वेज की कोई मान्यता नहीं है, कोई भी जो है कोई मतलब नहीं रखता है। आपको हिंदी भी लेना है, अंग्रेजी भी लेना है और संस्कृत भी लेना है। ऐसा नहीं है कि हम यहाँ संस्कृत छोड़ करके अंग्रेजी ले लें और अंग्रेजी छोड़कर संस्कृत ले लें, कदापि ऐसा नहीं कर सकते। मैंने यहाँ लिखा है कि अनिवार्य होता है। हिंदी आपकी आती है 20 नंबर की और अंग्रेजी आपका आता है 10 नंबर का, और संस्कृत की अगर हम बात करें तो 10 नंबर का आता है। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। आगे अगर हम बात करते हैं गणित और विज्ञान की, यह कुछ लोगों का बड़ा कमजोर विषय होता है गणित। ठीक है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, गणित आपका जो होता है वह 20 नंबर का होता है और विज्ञान जो होता है वह 10 नंबर का होता है। अगर हम इन दोनों की बात करें तो जो साइंस वर्ग के बच्चे हैं उनके लिए तो थोड़ा सा बेहतर है, बट अगर वहीं हम बात करें जो आर्ट वर्ग के हैं तो उनके लिए तो भैया थोड़ी सी समस्या होती है। खैर, आपको भागना नहीं है यहां से। ठीक है, आप अगर चाहते हैं कि मैं गणित को छोड़कर जो है क्लियर कर लूंगा तो यह असंभव है। ठीक है, आपको गणित पढ़ना है तो पढ़ना है चाहे जैसे, यह ध्यान दीजिएगा। ठीक है, गणित आपकी 20 नंबर की है और अगर हम विज्ञान की बात करें तो विज्ञान आपका 10 नंबर का आता है। सबसे बड़ा चीज आपका जो रखा गया है करंट अफेयर। ठीक है, करंट अफेयर अगर हम पिछले पेपर के बात करें, ठीक है, जो प्रीवियस ईयर पेपर हुए थे उनकी अगर हम बात करें तो इसमें जीके जीएस का क्वेश्चन भी रखा जाता है। ठीक है, वह करंट, यार जैसे करंट का नाम है उसी तरह से करंट का काम भी करता है। क्या पूछ ले कुछ पता नहीं होता है, यह आपको बहुत ब्रॉड लेवल में पढ़ना है, यही सबसे कठिन सब्जेक्ट माना जाता है। खैर, आपके लिए कठिन नहीं है, हमारे और आपके अंदर इतनी ऊर्जा है कि हम किसी को भी चूर कर सकते हैं, यह ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आप करंट को पढ़ सकते हैं, करंट आपका 30 नंबर का आता है। और अगर अब हम बात करते हैं सीडीपी, चाइल्ड डेवलपमेंट की, ठीक है, सीडीपी आपने बेहतरीन तरीके से पढ़ा है। ठीक है, लेकिन अगर वहीं हम बाल मनोविज्ञान की बात करें तो बाल मनोविज्ञान आपका 10 नंबर का आता है, शिक्षण कौशल आपका 10 नंबर का आता है और जीवन कौशल प्रबंधन योग्यता यह आपके 10 नंबर के, यानी कि 30 नंबर का आपका सीडीपी आता है। ठीक है, 30 नंबर का आपका सीडीपी आता है। और आगे अगर हम बात करें पर्यावरण और सामाजिक अध्ययन, अब जरा सा सोचिए, सामाजिक अध्ययन भी पढ़ना है। सामाजिक अध्ययन का सिलेबस बहुत बड़ा होता है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, हमें आपको डटकर सामना करना है। ठीक है, अगर हम सामाजिक अध्ययन की बात करें तो सामाजिक अध्ययन आपका 10 नंबर का है। देखिए, यहाँ 5 नंबर की रीजनिंग रखी गई है, तार्किक क्षमता और कौशल। जरा सा आप विचार करें, क्या हम इस 5 नंबर को नजरअंदाज करेंगे? बिल्कुल नहीं नजरअंदाज करेंगे। यहां भी आपको पढ़ना है, चूंकि 5 नंबर का सवाल है दोस्त, एक एक नंबर की कीमत होती है। पॉइंट में नंबर से बच्चे छटे हुए हैं, उनके आत्मा से पूछिए जो 1.1 पॉइंट से छटे हुए हैं। यार बहुत, अब क्या कहें हम। ठीक है, 5 नंबर का सवाल है, इसे भी नहीं छोड़ना है। आगे अगर हम बात करें सूचना प्रौद्योगिकी कंप्यूटर, 5 नंबर का आपका आता है। इतनी चीजें आपके आती हैं, अब आप इसे जोड़ सकते हैं। टोटल जोड़ने के बाद मैंने 150 लिखा है, यानी कि 150 नंबर। ठीक है, 150 नंबर का आपका यह पेपर होगा सुपर टीईटी का। ठीक है, कंप्यूटर, अगर आप जो है कंप्यूटर नहीं पढ़े हैं या आप डीएलएड कर रहे हैं या बीएड कर रहे हैं तो अगर कंप्यूटर सब्जेक्ट हो तो आप अभी से लग जाइएगा। ठीक है, बाद में यह मत कहिएगा कि आपने नहीं बताया मुझे। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आए। 150 नंबर के क्वेश्चन में सवाल आता है कि हम कितना नंबर पाएंगे तो पास हो जाएंगे। यह यूपी टेट नहीं है कि आप 82 नंबर पाते हैं तो पास हो जाएंगे और 90 नंबर पाते हैं तो आप पास हो जाएंगे, नहीं। इसमें आपको स्कोर करना है, जितना ज्यादा से ज्यादा आप स्कोर करते हैं उतना ही बेहतर आपके लिए होगा, जितना अधिक से अधिक नंबर आप गेन कर ले जाते हैं। ठीक है, इसमें कोई भी जो है पासिंग मार्क नहीं होता है, इसमें कट ऑफ आपकी बनती है, आप कट ऑफ के अकॉर्डिंग आपको नौकरी मिलती है, या ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अभी एक चीज आता है गुणांक, अभी गुणांक के बारे में मैं चर्चा करूंगा। आगे लिखा गया है कि क्या नेगेटिव मार्किंग होती है। ठीक है, यह सवाल आ रहा होगा, जब इतना चीज आप देखे होंगे तो माथा आपका चकराया होगा, फिर आपके मन में आया होगा कि यार पता नहीं इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है कि नहीं होती है। तो अभी तक जितने पेपर हुए हैं नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होता है, आपको सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, छोड़ना आपको एक भी नहीं है। आगे अगर हम बात करें दूसरे राज्य वाले भर सकते हैं। ठीक है, तो दूसरे राज्य वालों की अगर हम बात करें तो दूसरे राज्य वाले भैया इसमें जो नोटिफिकेशन आने के बाद ही इस पर कुछ क्लियर किया जा सकता है।
अगर उस नोटिफिकेशन में आपको आता है कि बाहरी स्टेट वाले भर सकते हैं तब तो एलिजिबल हैं, अन्यथा की स्थिति में बाहरी स्टेट के बच्चे जो हैं वह नहीं भर सकते हैं। ठीक है, नोटिफिकेशन जब आएगा तब उसमें क्लियर हो पाएगा कि आप भर सकते हैं कि नहीं भर सकते हैं। ठीक है, सारी चीजें आपकी क्लियर होती चल रही हैं। आगे हमने लिखा है सब कुछ आपका हो गया, सब कुछ आपने जान लिया। ठीक है, अब सवाल आता है कि अंतिम चयन प्रक्रिया किस प्रकार से, ठीक है, अंतिम चयन प्रक्रिया आपकी कैसे होगी, बिल्कुल सवाल आता है। तो अगर हम बात करें, देखिए अंतिम चयन प्रक्रिया पहली चीज आपकी होगी हाई स्कूल। ठीक है, आपका हाई स्कूल हो गया, दूसरा हो गया इंटरमीडिएट, तीसरा ग्रेजुएशन, और चौथे की बात करें जो आपकी टीचर्स ट्रेनिंग होती है, बीएड बीटीसी, आपने जो कुछ भी किया है वह मायने रखता है। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आई। हमने यहाँ लिखा है गुणांक कैसे निकालें। ठीक है, गुणांक कैसे निकालें, हम यहाँ लिखते हैं, जैसे मैं अगर सपोज दैट की बात करूं, ठीक है, जैसे अगर मैं सपोज दैट की बात करूं, आप हाई स्कूल में 436 नंबर पाते हैं। ठीक है, 436 नंबर आप पाते हैं, और वही इंटर में आप, मैं सोच समझ के बोल रहा हूं, इसी के इर्द गिर्द सब बच्चे रहते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें आपसे, आप इंटर में 377 नंबर पाते हैं। ठीक, 377 नंबर अगर आप इंटर में पाते हैं, और इसके बाद अगर हम ग्रेजुएशन की बात करें, जैसे बीए बीएससी बीकॉम आपने जो भी किया है, ठीक है, अगर हम बात करें ग्रेजुएशन की, तो ग्रेजुएशन में अगर जैसे आपने पाया है 1079 नंबर, ठीक है, 1079 नंबर आपने ग्रेजुएशन में पाया है। अगर हम यही बीटीसी की बात करें या बीएड की बात करें, जो भी होगा अभी आप इससे खुद समझ जाएंगे, आप अपना गुणांक स्वयं निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे आपने पाया है 2829 नंबर, बीटीसी थोड़ा सा आप ज्यादा होता है, 3200 नंबर का पूर्णांक होता है, आप बीटीसी में जो है 2829 नंबर पाए हैं। ठीक है, 2829 नंबर आपने पाया है। अब इसमें आप पहली चीज एक काम करिएगा कि सबका आप जो है प्रतिशत निकालिएगा कि हम कितना इसमें कितना प्रतिशत पाए हैं। ठीक है, अगर हम हाई स्कूल की बात करें, तो हाई स्कूल में जो है अगर आप जो है, देखिए आपने अपने नंबर को यहां लिखा। ठीक है, अब आपकी पहली प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि आप इन सभी का प्रतिशत निकालिए। हाई स्कूल में प्रतिशत निकालने के लिए हम 6 से भाग करते हैं, यहाँ 5 से करते हैं, और यहाँ हम 18 से करते हैं, और इसके बाद यहाँ थोड़ा सा लिखेंगे आप, 18 से करते हैं, और यहाँ हम करते हैं 32 से। ठीक है, क्योंकि 3200 का पूर्णांक होता है। हाई स्कूल जो हमारा होता है वह 600 का, या 500, 1800 और 3200 का। ठीक है, इन सभी का आप जब पूर्णांक निकालेंगे, सॉरी हाँ, इन सभी का जब आप प्रतिशत निकालेंगे, तो यहां आप प्रतिशत जब निकालते हैं, तो हाई स्कूल का जब आप प्रतिशत निकालते हैं तो टोटल प्रतिशत आता है आपका 72.6, यहां आप लिखेंगे। ठीक है, 72.66। ठीक है, 72.66 आता है। अगर हम इंटर की बात करें, 377 में जब आप 5 से भाग करते हैं तो 75.4 आता है। ठीक है, 75.4 आता है। उसके बाद यही हम इस ग्रेजुएशन की बात करें, तो ग्रेजुएशन में जब हम परसेंटेज निकालेंगे, 1079 में जब हम 18 से भाग करते हैं तो 59.94 आता है। ठीक है, 59.94 आता है। आपने इतना किया। उसके बाद हम इस बीटीसी की बात करें अगर, तो बीटीसी में हमारा 2829 है, अगर इसमें हम 32 से भाग करते हैं तो 88.84 आता है। ठीक है, अब इतना आपने किया। इस प्रतिशत निकालने के बाद भी अभी प्रक्रिया आपको करनी है। आप इसमें आप 10 से भाग करिए। ठीक है, सब में आपको 10 से भाग करना है। आपने 10 से भाग कर दिया। जब आपने 10 से भाग कर दिया, अब इन्हें हम भाग करके करेंगे। जब हम 72.66 में 10 से भाग करते हैं तो 7 दशमलव बराबर करते हुए चलेंगे, 7.26 आता है। ठीक है, 7.26 हम हाईएस्ट 2 अंक तक ले जाएंगे। इसके आगे तो बहुत सारे अंक आएंगे, लेकिन नहीं, हम हाईएस्ट 2 अंक तक ले जाएंगे। यहां आपका आता है 7.54 आता है। और अगर हम 59.94 की बात करें तो 5.94 आता है, 5.94। और अगर हम यहां बात करें 88.84, और इनका हम अगर 10 से भाग करते हैं तो 8.84 आता है। अब इन सभी को आप जोड़ दीजिए। इन सभी को जोड़ने के बाद हमारा टोटल आता है 29.63। ठीक है,
29.63 यही हमारा गुणांक होता है। ठीक है, यही हमारा गुणांक होता है। अब आपके मन में आ रहा होगा अगर हमारा गुणांक कितना है तो हम सुपरटेट में कितना नंबर लाएं। देखिए अगर आपका गुणांक 29 बन रहा है, 29 दशमलव इतना बन रहा है, ठीक है, तो आपको कम से कम 110 प्लस लाने की जरूरत है। ठीक है, 110 प्लस अगर आप सुपरटेट में लाते हैं तो आपके लिए बेहतर है। ठीक है, आप इससे कम लाते हैं तो थोड़ा सा असुविधा आपको होगी, लेकिन फिलहाल के लिए आप उतना मेहनत करें कि हम 110 क्रॉस कर जाएं अगर आपका गुणांक कितना है तो। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। कहीं अगर आपको असुविधा हो रही, कहीं कुछ छूट रहा है, कहीं कंफ्यूजन है तो आप कमेंट कीजिएगा, किसी वीडियो में और भी मैं चर्चा कर दूंगा। लास्ट में कहना चाहूंगा वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने कमेंट के माध्यम से अपना फीडबैक आप अवश्य दीजिएगा। वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक्स, धन्यवाद।